साल था 1985 और तमिलनाडु के एक गांव में एक किसान अपने खेत के बीच में खड़ा था। उसकी आंखों में टेंशन थी क्योंकि बारिश कम हुई थी, जिससे पूरी साल की मेहनत के बाद भी उसे ये नहीं पता था कि उसकी फसल का क्या होगा। और उस समय शुगर की प्राइसेस भी गिर चुकी थी। तभी उसने अपने बेटे से एक बात कही कि बेटा, खेती में सब कुछ तो उगाया जा सकता है, लेकिन पैसा उगाना सबसे मुश्किल है। उस वक्त ना उसको पता था, ना ही उसके बेटे को, कि अगले 40 साल में शुगर सिर्फ चाय में डालने वाली एक चीज नहीं रहेगी, बल्कि ये इलेक्ट्रिसिटी, इथेनॉल और वेल्थ क्रिएट करने का एक सोर्स बन जाएगी। और इसी कहानी के बीच छुपी है आज की हमारी हिडन कंपनी बन्नारी आमम शुगर। अब इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस कंपनी के बारे में जो मेरी फाइनल ओपिनियन है वो शायद आपको शॉक कर देगी। तो स्वागत है आपका डे 19 में। अब आप सभी से एक सिंपल सा सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि शुगर कंपनी का फ्यूचर क्या है, तो आप में से मोस्ट ऑफ लोग ये कहेंगे कि शुगर कंपनी है तो शुगर ही बेचेगी। लेकिन यही रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आज की जो सक्सेसफुल शुगर कंपनीज हैं वो सिर्फ शुगर कंपनीज नहीं है। इमेजिन करो, एक ही शुगर कैन से शुगर बनती है, इथेनॉल बनता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और बाई प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी। मतलब रॉ मटेरियल तो यहाँ एक ही है, लेकिन रेवेन्यू का जो सोर्स है वो मल्टीपल है। तो आइए चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये शुगर की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, और इनकी 3 शुगर फैक्ट्रीज है। तमिलनाडु में 2 है और एक कर्नाटक में है। साथ में कंपनी जो वो ग्रेनाइट प्रोसेसिंग भी करती है और इसका भी इनके पास एक यूनिट है। अब यहाँ कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखें तो इनका 84% रेवेन्यू जो है वो शुगर से जनरेट होता है। मतलब इनका जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो शुगर ही है। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि कंपनी का नाम भी शुगर के ऊपर ही है, ठीक है। और इनका जो 10% रेवेन्यू है वो पावर से जनरेट होता है, और इनकी खुद की विंड मिल्स भी हैं। 7 विंड मिल्स है। टोटल कितनी है देखिए यहाँ पे, 7 विंड मिल्स हैं कर्नाटक में, जो कि वहां से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो इनके यूज में भी आता है और ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। साथ में इनकी 4% जो रेवेन्यू है वो डिस्टिलरी प्लांट से भी जनरेट करते हैं। इनका डिस्टिलरी प्लांट भी है। कंपनी के पास 2 डिस्टिलरी प्लांट है, एक तमिलनाडु में है और एक कर्नाटक में है। इसके बाद देखें तो इनका 2% रेवेन्यू जो वो ग्रेनाइट से भी जनरेट होता है, और इनका इन हाउस प्रोसेसिंग यूनिट भी है, वहां से भी इनका 2% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और 1% रेवेन्यू ये ट्रेडिंग और अदर एक्टिविटी से जनरेट कर रहे हैं। मतलब जैसे किसी दूसरी कंपनी से कुछ प्रोडक्ट लिया और उसको सेल कर दिया तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं, और यहां से भी इनका 1% से भी कम रेवेन्यू जनरेट होता है। अब इनका जियोग्राफिकल स्प्लिट देखें तो FY22 में इन्होंने 79% रेवेन्यू जो था वो डोमेस्टिक मार्केट से, मतलब इंडियन मार्केट से जनरेट हुआ था, और 21% जो रेवेन्यू है इन्होंने एक्सपोर्ट से जनरेट किया था। कंपनी कंटिन्यू लगातार अपने जो प्लान्स है उनको कैपेक्स करने की प्लानिंग कर रही है। इन्होंने 60 किलो पर लीटर से 150 किलो लीटर पर डे पे इन्होंने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज की है, ठीक है। इन्होंने FY20 के बाद FY22 में 166 करोड़ लगाकर अपने कैपेक्स किया था, अपना एक्सपांशन किया था, जिससे इनकी कैपेसिटी बढ़ी हुई है। अब यहाँ देखें तो मद्रास शुगर लिमिटेड जो है उसका इसमें मर्जर हुआ था 2016 में, जिससे कंपनी की जो कैपेसिटी वो थोड़ी सी और इंक्रीज हुई थी। अब इनका जो मेन फोकस है कंपनी का देखें तो कंपनी 50 लाख टन जो है वो शुगर कैन्स को एग्रीगेट करना चाह रही है FY23 तक, जो ऑलरेडी इसने अचीव कर लिया है। और कंपनी 62 मिलियन लीटर अल्कोहल अपने डिस्टिलरी यूनिट जो है वहां से वो जनरेट कर रही है। तो कंपनी का जो मेन फोकस है वो अपने डिस्टिलरी प्लांट और जो शुगर कैन्स है, मतलब जो शुगर बना रहे हैं, उस पर बना हुआ है। अब कंपनी का हम लोग थोड़ा फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं तो थोड़ी सी पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 4501 करोड़ का है, और इसका जो हाई लो है 4150 और 2915 का है। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.35% की, बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं, लेकिन फिर भी डिविडेंड दे रही है कंपनी। बुक वैल्यू देखें तो 1526 की है, मतलब यहाँ पे जो इनकी शेयर की प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज्यादा हाई मार्जिन पर ट्रेड नहीं कर रही है। स्टॉक का पी देखो 30.4 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी 16 पे, मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम पे इसका जो पी है वो ट्रेड कर रहा है। और ROC देखे तो 9.32% और ROE देखे तो 8.0%, जो कंपैरेटिवली लो है। लेकिन शुगर कंपनीज जो है एक साइक्लिक बिजनेस होता है, तो उनके लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ही है। अब इनका डेट टू इक्विटी देखो 0.00 है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर कर्ज नहीं है तो कंपनी फ्रीली काम कर सकती है, एक्सपांशन कर सकती है, बहुत सारी चीजें होते हैं उन कंपनी के पॉजिटिव में आ जाते हैं। इनका एबिटा देखे तो 18.7 का है। टोटल डेट जो है 9.25 करोड़ का है, जो कि नेग्लिजिबल है, जिसे हम ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं। इनका जो ओपीएम वो 10.3% का है, मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू में लगभग 10 रुपए प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 41.4% का है, और इनकी जो सेल्स ग्रोथ देखे तो 6.9% की है। मतलब सेल्स ग्रोथ तो कंपैरेटिवली लो है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखा रही है कंपनी। साथ में यहाँ पे हम लोग प्रोमोटर्स होल्डिंग वगैरह, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर जो है 58.69% अपनी होल्डिंग कंटिन्यू सेम बना के रखे, इसमें कोई माइनस या ऐड इन्होंने नहीं किया है। बाकी जो एफआईज है वो 0.26% है, फिर 0.25 हुए, फिर 0.27% अभी कंटिन्यू बना के रखे हैं। वो भी प्रमोटर से भी इसमें ज्यादा छिड़काई नहीं की है, और डीआईज इसमें इन्वेस्टेड नहीं है, बाकी पब्लिक के पास है। इसमें जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर है बहुत ही कम है, 6358 लोग ही है। मतलब कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। देखो यहाँ एक बात तो क्लियर है कि इंडिया अब पेट्रोल में अग्रेसिवली इथेनॉल का यूज कर रहा है, मतलब उसकी ब्लेंडिंग को बढ़ा रहा है, जिससे कुछ ऐसी शुगर कंपनीज है जिनकी इकोनॉमी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि बन्नारी आमम शुगर्स क्या उन विनर कंपनीज में से एक है, या मार्केट
मार्केट इसके फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अब यहाँ इस कंपनी को आज के डे में शामिल करने का मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कंपनी एक बिजनेस में नहीं है। उसका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है। कंपनी एक ही जगह से अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, बल्कि वो अलग अलग सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब आती है वो बात जो शायद आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो में नहीं बताएगा या आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, मेरा अपना रियल ओपिनियन। देखो, मुझे पर्सनली इस कंपनी का जो बिजनेस है वो डिसेंट लगता है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली अपने कंपाउंडर लिस्ट में ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पीछे कई रीजन है। शुगर का जो डीएनए है वो साइक्लिक बिजनेस पे है। एक साल इनके प्रॉफिट स्काई रॉकेट हो जाते हैं तो दूसरे साल इनकी मार्जिन जो है वो प्रेशर में आ जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, मॉनसून, शुगर पॉलिसी सब कुछ इस पर इम्पैक्ट करता है। मतलब यहाँ मैनेजमेंट कितनी भी अच्छी हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो उनके कंट्रोल के बाहर हैं। इसलिए मेरे लिए ये कंपनी एक इंटरेस्टिंग बेट है, लेकिन ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं कर सकते। और मैं पर्सनली इसके बिजनेस क्वालिटी की वजह से इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब वापस उस किसान की कहानी पे आते हैं जिसने कहा था कि खेती में पैसा उगाना सबसे मुश्किल है, लेकिन अगर आज वो देखे तो शायद उसे समझ आए कि असली पैसा सिर्फ खेतों में नहीं उगता, बल्कि उन बिजनेसेस में उगता है जो एक सिंपल सी फसल के अंदर छुपी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ निकालते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी आपको पर्सनली कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताना, और कल फिर मिलते हैं डे 20 में। और ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कल मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में जानने के बाद आपको लगेगा कि ये कंपनी लिस्टेड कैसे है।